आज की कहानी है शांत जेठानी का खतरनाक बदला। रात के करीब पौने 3 बजे का वक्त था। बाहर भीषण और उमस और गर्मी से जैसे हवा ठप पड़ गई थी। कमरे में लगे पुराने पंखे की घरघराहट के बीच श्वेता और कुणाल अपने गद्दे पर करवटें बदल रहे थे। एसी बंद पड़ा था क्योंकि उसके मुख्य स्विच का प्लग गायब था। वाईफाई का राउटर अंधेरे में चुपचाप बंद पड़ा था। पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी, लेकिन रसोई के डिब्बों में सिर्फ खालीपन और सन्नाटा था। श्वेता गुस्से में झल्लाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने कुणाल का कंधा झकझोरते हुए कहा, देख लिया कुणाल, तुम्हारी भाभी जी ने जानबूझकर हमें सबक सिखाने के लिए यह नाटक रचा है। वह खुद को बहुत चालाक समझती हैं, लेकिन श्वेता यह नहीं जानती थी कि उसकी जेठानी रश्मि ने कोई चाल नहीं चली थी। यह उस स्वाभिमानी औरत का एक बेहद शांत, संयमित और ठोस कदम था, जिसकी नींव उसने कुछ ही दिन पहले रख दी थी। यह कहानी है बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर जगन्नाथ शर्मा जी के परिवार की। जगन्नाथ जी अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की और अब अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के साथ लखनऊ के अपने 2 मंजिला पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मयंक और छोटा बेटा कुणाल। मयंक स्वभाव से शांत, बेहद जिम्मेदार, विनम्र और परिवार को एक साथ बात कर रखने वाला इंसान था। वह शहर के एक सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। दूसरी तरफ छोटा बेटा कुणाल स्वभाव से थोड़ा आत्म केंद्रित, दिखावे का शौकीन और अपनी सहूलियत को सबसे ऊपर रखने वाला युवक था। वह एक नामी आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। करीब 4 साल पहले जब जगन्नाथ जी रिटायर हुए, तो पेंशन का एक बड़ा हिस्सा उनकी पुरानी बीमारियों और नियमित दवाइयों में जाने लगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से घर की पूरी बागडोर बड़े बेटे मयंक के कंधों पर आ गई। इसी दौरान मयंक का विवाह रश्मि से हुआ। रश्मि एक सुलझी हुई, धैर्यवान, उच्च शिक्षित लेकिन पूरी तरह परिवार को समर्पित महिला थी। उसने आते ही परिवार के हर सदस्य को दिल से अपना लिया। घर का मासिक राशन, फल सब्जियां, बिजली और पानी के बिल, दवाइयां, नौकरानी की तनख्वाह, घर की छोटी मोटी टूट फूट, हर खर्च मयंक अपनी जेब से बिना किसी सिकन के चुकाता था। रश्मि को अपने पति की इस उदारता पर गर्व था, लेकिन घर की आबो हवा तब बदलने लगी जब 2 साल बाद कुणाल की शादी श्वेता से हुई। श्वेता एक बहुराष्ट्रीय फैशन ब्रांड में मार्केटिंग मैनेजर थी। वह दिखने में मॉडर्न, बात करने में बेहद चतुर और पैसों के मामले में काफी हिसाबी थी। शादी के कुछ ही हफ्तों में श्वेता ने भांप लिया कि इस घर में जेठ जी चुपचाप पूरा घर चला रहे हैं और कोई उनसे एक सवाल तक नहीं पूछता। उसने धीरे धीरे कुणाल के कान भरने शुरू कर दिए। सुनो कुणाल, जब बड़े भैया खुद ही सारे बिल भर रहे हैं, तो तुम क्यों अपनी मेहनत के पैसे फंसा रहे हो? हमें अपनी सेविंग करनी चाहिए। आगे जाकर खुद का विला खरीदना है। जब कोई तुमसे पैसे मांग ही नहीं रहा, तो खुद से आगे बढ़कर बेवकूफी मत करो। कुणाल को श्वेता की बात में बड़ा फायदा नजर आया। उसने सोचा कि जब बिना 1 रुपया दिए सारी ऐशो आराम की सुविधाएं मिल रही हैं, तो अपनी जेब ढीली करने की क्या जरूरत। धीरे धीरे यह कुणाल और श्वेता की आदत बन गई। हर महीने कुणाल और श्वेता की लाखों की सैलरी उनके बैंक खातों में जमा होती, लेकिन घर के खर्च के नाम पर वे एक नया पैसा नहीं देते थे। दोनों अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अपने निजी शौक पर उड़ाते। हर दूसरे महीने नए आईफोन, महंगे ब्रांडेड जूते, लग्जरी गाड़ियां घर आती। वीकेंड्स पर महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर होता और हर 3-4 महीनों में दोनों मालदीव, मनाली या दुबई घूमने निकल जाते। सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल की तस्वीरें छाई रहती थी। रश्मि को उनके घूमने फिरने से कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि उसका पति मयंक दिन रात मेहनत करता, कॉलेज के बाद प्राइवेट ट्यूशन भी लेता, ताकि घर के खर्चों में कोई कमी न आए।
अत्यधिक तनाव और थकान के कारण मयंक की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। एक रात जब मयंक देर रात तक कॉलेज के पेपर्स चेक कर रहा था, तभी रश्मि ने उसके पास जाकर चाय का कप रखा और धीरे से कहा, सुनिए, मैं काफी समय से देख रही हूँ, कुणाल भी तो अब बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है। क्या उसे घर के खर्चों में आधी हिस्सेदारी नहीं देनी चाहिए? महंगाई इतनी बढ़ गई है, अकेले आपके वेतन से सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। मयंक ने हल्की मुस्कान के साथ रश्मि का हाथ थाम लिया और कहा, रश्मि रहने दो ना, छोटा भाई है, अभी अभी उसकी नई गृहस्थी शुरू हुई है। अगर मैं पैसों की बात करूंगा तो पिताजी को बुरा लगेगा, वे सोचेंगे कि बेटों में दरार पड़ गई है। रिश्तों में हिसाब किताब अच्छा नहीं लगता। भगवान की कृपा से हमारा काम अच्छा तो चल रहा है। रश्मि चुप हो गई, लेकिन उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि मयंक की यह भलमानस अब उसके लिए बोझ बनती जा रही थी। दूसरे लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। घटना तब और गंभीर हो गई जब एक दिन कुरियर वाला कुणाल के नाम पर 85,000 रुपए की एक नई प्रीमियम स्पोर्ट साइकिल लेकर आया। उसी वक्त मयंक अपनी 10 साल पुरानी बाइक को किक मार मार कर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी चेन बार बार उतर रही थी। मयंक ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें केवल 400 रुपए थे। उसने खुद से बुदबुदाया, इस महीने भी बाइक की सर्विसिंग टालनी पड़ेगी। पहले बाबूजी की ईएमआई के पैसे जोड़ने पड़े। खिड़की से यह सब देख रही रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय कर लिया कि पति की सीधी सादगी को वह अब किसी की चालाकी की बलि नहीं चढ़ने देगी। अगले महीने की पहली तारीख आई। हमेशा की तरह दोपहर होते ही कुणाल और श्वेता के कमरे से ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल खुलने की आवाजें आने लगी। कभी महंगे परफ्यूम तो कभी नए एयरबड्स। दूसरी तरफ रसोई में रश्मि हिसाब लगा रही थी। इस बार बिजली का बिल 11,200 आया था, क्योंकि घर में 3 एसी चल रहे थे। मयंक अपनी डायरी में खर्च जोड़ते हुए चिंतित दिख रहा था। उसके पास इस महीने अपने लिए एक नया कुर्ता खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। रश्मि ने मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह जब मयंक कॉलेज चला गया और ससुर जी पार्क टहलने गए थे, तब रश्मि ने कुणाल और श्वेता को लिविंग रूम में बुलाया। उसने बहुत ही शालीनता से कहा, कुणाल, श्वेता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जैसा कि तुम जानते हो, बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद मयंक अकेले पूरा घर चला रहे हैं। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर तुम दोनों भी हर महीने घर के खर्च में आधा हिस्सा देने लगो तो मयंक पर से थोड़ा तनाव कम हो जाएगा। रश्मि की बात सुनते ही श्वेता के तेवर बदल गए। उसने अपने हाथ की कॉफी का मग जोर से टेबल पर रखा और बोली, वाह भाभी जी, आप तो सुबह सुबह पूरा बजट लेकर बैठ गई। बड़े भैया घर के बड़े बेटे हैं, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वैसे भी उनकी सरकारी नौकरी है, पक्की सैलरी आती है। हमारी तो प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं। हमें अपने भविष्य के लिए सेविंग करनी पड़ती है। श्वेता यहीं नहीं रुकी, उसने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, जब बड़े भैया ने खुद आज तक हमसे 1 रुपया नहीं मांगा, तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? क्या आपको हमारा खुश रहना अच्छा नहीं लग रहा? रश्मि ने उम्मीद से कुणाल की तरफ देखा, लेकिन कुणाल ने भी श्वेता का ही पक्ष लिया। कुणाल ने बेपरवाही से कहा, भाभी, श्वेता सही कह रही है। अगर भैया को कोई दिक्कत होती तो वे खुद मुझसे बात करते। आप बिना वजह घर में पैसों का मुद्दा मत उठाइए। हमारी कमाई हमारी है, हम उसे कैसे खर्च करें यह हमारी मर्जी है। दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए। रश्मि वहीं खड़ी रह गई। उसने अपने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया था कि बातों से इन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया जा सकता। अब सिर्फ हालात ही इन्हें सबक सिखाएंगे। उसने साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और एक मजबूत संकल्प ले लिया। अगले दिन से रश्मि का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। न उसने कोई गुस्सा दिखाया, न ही मयंक से शिकायत की। उसने बस एक सीधी सी रणनीति अपनाई, जितना योगदान उतनी सुविधा। सुबह जब दूध वाला आया तो रश्मि ने दूध की मात्रा 4 लीटर से घटाकर 1.5 लीटर करवा दी। उसने रसोई में काजू बादाम, प्रीमियम राशन घी और महंगे फल उठाकर अपने कमरे में लाक कर दिए। रसोई में सिर्फ उतना ही साधारण राशन छोड़ा जिससे सास ससुर, मयंक और उसका खुद का भोजन बन सके।
सुबह 9 बजे श्वेता अपने कमरे से निकली। उसे उम्मीद थी कि टेबल पर रोज की तरह एवोकाडो टोस्ट, मलाई डोसा और कोल्ड कॉफी तैयार मिलेगी। लेकिन टेबल पर केवल दो सूखी रोटियां और थोड़ी सी भूजी रखी थी। श्वेता ने चिल्लाते हुए कहा, भाभी यह क्या नाश्ता है? मेरे और कुणाल के लिए नाश्ता कहाँ है? रश्मि ने बेहद शांत स्वर में उत्तर दिया, श्वेता, इस महीने मयंक के पास राशन का बजट कम पड़ गया था। बाबूजी और माँ जी के स्वास्थ्य के हिसाब से जितना बन सका बना दिया। तुम लोग तो रोज बाहर महंगे कैफे में जाते हो, आज भी वहीं जा लो। कुणाल भी बाहर आया। उसने खाली प्लेटें देखी तो उसका पारा चढ़ गया। उसने कहा, यह क्या तरीका है भाभी? हम भूखे ऑफिस जाए? रश्मि ने मुस्कुरा कर कहा, कुणाल, मयंक की जितनी क्षमता है उतना राशन आ गया है। अगर तुम्हें अतिरिक्त नाश्ता और फल चाहिए तो बाजार से सामान लाकर दे दो, मैं खुशी खुशी बना दूंगी। कुणाल और श्वेता एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें मजबूरी में बिना नाश्ते के निकलना पड़ा और रास्ते में 1200 खर्च करके नाश्ता करना पड़ा। शाम को जब दोनों दफ्तर से लौटे तो भीषण गर्मी थी। श्वेता ने कमरे में जाकर एसी का स्विच ऑन किया, लेकिन एसी नहीं चला। वाईफाई भी बंद था। श्वेता गुस्से में पैर पटकती हुई रश्मि के पास पहुंची। भाभी, हमारे कमरे का एसी क्यों नहीं चल रहा है और इंटरनेट क्यों बंद है? रश्मि ने शांति से सब्जी काटते हुए कहा, बिजली का बिल इस बार मयंक अकेले नहीं भर पाए श्वेता, इसलिए उन्होंने तुम लोगों के कमरे का एसी कनेक्शन फिलहाल कटवा दिया है और ब्रॉडबैंड का रिचार्ज भी टाल दिया है। आखिर एक अकेले इंसान पर कितना बोझ डाला जाए? तुम दोनों अच्छा कमाते हो, चाहो तो अपने कमरे के लिए अलग सब मीटर लगवा लो और इंटरनेट का पर्सनल हॉटस्पॉट यूज कर लो। कुणाल तमतमाते हुए बोला, यह तो सरासर अन्याय है। रश्मि उठी। उसकी आंखों में अटूट आत्मविश्वास था और उसने कहा, अन्याय क्या है कुणाल? जब तक मयंक अकेले बिल भर रहे थे तब तक वह उनका कर्तव्य था। आज पैसे कम पड़ गए, सुविधाएं बंद हो गई, तो तुम अपनी सैलरी से महंगे फोन खरीदो, विदेश घूमो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिन सुविधाओं का तुम उपयोग करते हो उनका बिल भी तुम्हें ही देना होगा। कुछ दिन बीत गए। रोज रोज बाहर का खाना खाने से कुणाल का पेट खराब होने लगा और श्वेता का क्रेडिट कार्ड बिल भी आसमान छूने लगा। अलग से सब मीटर और इंटरनेट न लगवाने की जिद में वे गर्मी में तपने लगे। लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार एक दिन श्वेता का सब्र टूट गया। वह सीधे सास ससुर के कमरे में पहुंची और ड्रामा शुरू कर दिया। बाबूजी, माँ जी, आप देखिए भाभी हमारे साथ क्या कर रही हैं। न हमें खाना मिल रहा है, न एसी चलाने दिया जा रहा है। क्या इस घर पर कुणाल का कोई हक नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? जगन्नाथ जी ने शांति से अपना चश्मा उतारा। उन्होंने पास रखी एक पुरानी फाइल निकाली। उसी वक्त रश्मि भी वहां आ गई। जगन्नाथ जी ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, श्वेता, कुणाल, तुम दोनों को लग रहा है कि रश्मि अन्याय कर रही है। कल रात रश्मि ने मुझे पिछले 4 सालों के घर के खर्च की पूरी फाइल दिखाई। उन्होंने फाइल खोलते हुए आंकड़े पढ़े। राशन, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, हमारी दवाइयाँ, घरेलू मरम्मत। पिछले 4 सालों में मयंक ने अकेले 14,50,000 खर्च किए हैं। कुणाल, तुम्हारी तरफ से घर के खर्च में योगदान का आंकड़ा शून्य है। कुणाल ने चौंक कर कहा, लेकिन बाबूजी, बड़े भैया हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं। जगन्नाथ जी की आवाज कड़क हो गई। मयंक चुप रहा क्योंकि वह घर में शांति चाहता था। लेकिन तुम दोनों ने उसकी सहृदयता को बेवकूफ़ी समझ लिया। वह अपनी पुरानी बाइक नहीं बदल सका और तुम लोग हर महीने नए गैजेट्स खरीद रहे हो। सासू माँ सुमित्रा देवी ने भी कहा, बहू, श्वेता, अपनी कमाई से शौक पूरे करना गलत नहीं है, लेकिन जेठ की कमाई पर मुफ्तखोरी करना बहुत बड़ा पाप है। रश्मि ने जो किया बिल्कुल सही किया। जगन्नाथ ने अंतिम फैसला सुनाया, आज से इस घर का नियम सुन लो। मयंक जितना लाएगा उतने में हम बुजुर्ग और मयंक रश्मि रहेंगे। अगर तुम दोनों को इस घर की सुविधाएं चाहिए तो हर महीने का आधा खर्च जमा करना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें अलग रहना है तो पिछले 4 सालों के अपने हिस्से का बकाया 7,25,000 चुकाकर ऊपर की मंजिल का किराया देना होगा, वरना वसीयत से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। यह सुनते ही श्वेता श्वेता और कुणाल के होश उड़ गए। 7,25,000 का बकाया और वसीयत से बेदखल होने का डर उनके दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। श्वेता को समझ आ गया कि
उसकी सारी चालाकी और नखरे कानूनी और नैतिक सच्चाई के आगे हार चुके थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुणाल की आंखें भर आई। उसने मयंक की तरफ देखा, जो कोने में चुपचाप खड़ा था। कुणाल दौड़कर मयंक के चरणों में गिर गया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी चकाचौंध में इतनी अंधा हो गया था कि आपका त्याग देख ही नहीं पाया। आपने कभी मांग नहीं की, इसलिए मुझे लगा सब आसान है। आज मुझे समझ आया कि आपका मौन आपकी कमजोरी नहीं, आपका बड़प्पन था। श्वेता का घमंड भी पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। उसने रोते हुए रश्मि के हाथ पकड़ लिए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि आप हमसे जलती हैं। आज समझ आया कि आप सिर्फ अपने पति के सम्मान और मेहनत की रक्षा कर रही थी। आपने हमें नीचा नहीं दिखाया, बल्कि हमारे आंखें खोली हैं। रश्मि ने श्वेता को गले से लगा लिया और कहा, श्वेता, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना या नीचा दिखाना नहीं था। घर एक गाड़ी की तरह होता है, जो दोनों पहियों के सही योगदान से ही चलता है। जब परिवार एक है तो जिम्मेदारी भी साझी होनी चाहिए। अगले ही दिन कुणाल ने पिछले महीने का आधा खर्च और बिजली का बिल का चेक मयंक के हाथ में थमा दिया। श्वेता ने अपने कमरे का अलग खाना पकाने का विचार छोड़कर रश्मि के साथ मिलकर रसोई में संभाली। घर में फिर से वही पुराना एसी चलने लगा। वाईफाई की लाइटें जगमगाने लगी, लेकिन इस बार हवा में मुफ्तखोरी की बदबू नहीं, बल्कि बराबरी और आपसी सम्मान की महक थी। मयंक के चेहरे पर तनाव अब गायब हो चुका था। शाम को जब वह कॉलेज से लौटा तो उसने रश्मि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रश्मि, तुमने बिना किसी रिश्ते को तोड़े पूरे परिवार को असल मायनों में जोड़ दिया। रश्मि ने बस एक संतोषजनक मुस्कान दी। अब इस घर की नींव किसी एक के त्याग पर नहीं, बल्कि सबकी साझी जिम्मेदारी पर टिकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।